हेलो मेरे दोस्तों, गौतम अदानी, करसन भाई पटेल निरमा डिटर्जेंट के फाउंडर, पंकज पटेल कैडिला हेल्थ केयर के फाउंडर, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, मुकेश बंसल, भावेश अग्रवाल, रोहित बंसल, पीयूष बंसल, रितेश अग्रवाल, रामदेव अग्रवाल। क्या आपको पता है इन सब में कॉमन बात क्या है? ये या तो गुजराती है या फिर मारवाड़ी। और क्या कभी हमने ये सोचा है कि ज्यादातर बिजनेसमैन गुजराती या फिर मारवाड़ी ही क्यों होते हैं? ऐसी क्या स्किल्स होती है इनमें जो इन्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनाती है? चलिए तो समझते हैं इनकी कुछ बिजनेस स्किल्स को। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और इस वीडियो को मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा और काफी सारी स्टोरीज के साथ एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट कोई छोटा बच्चा भी इन बिजनेस प्रिंसिपल्स को इजीली समझ सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप इस वीडियो को 1.25x के स्पीड पर भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। यूजुअली ये बिजनेसमैन अपने बिजनेस को धंधों कहकर बुलाते हैं। धंधों का मतलब एक्टिविटीज दैट क्रिएट वेल्थ, और इसी धंधों के कुछ रूल्स को हम आज समझेंगे। अक्सर जब हम रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि ज्यादा रिस्क लेने से ही ज्यादा का रिटर्न बनता है, लेकिन इस कम्युनिटी के बिजनेसमैन ऐसा नहीं मानते। ये उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां कम से कम रिस्क लेकर भी ज्यादा के रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं, और अगर बिजनेस नहीं भी चला तो ज्यादा का नुकसान ना हो। यानी हेड्स आई विन बट टेल्स आई डोंट लूज मच। चलिए तो सुनते हैं एक शॉर्ट स्टोरी। काफी सारे गुजराती पटेल्स अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए युगांडा चले गए, और उन्होंने वहां पर काफी सारी वेल्थ भी अक्यूमुलेट की उनके बिजनेस स्किल्स की मदद से। वो वहां पर सेटल्ड थे, और कई सारे पटेल्स के तो बच्चे भी युगांडा में ही बॉर्न हुए थे। लेकिन 1972 में सब बदल गया, जब वहां के राजा ने यह डिसाइड किया कि युगांडा बिलोंग्स टू अफ्रीकन्स, और तब इन सारे पटेल्स को वहां से डिपोर्ट कर दिया गया, और उनकी काफी वेल्थ उन्हें वहीं पर छोड़नी पड़ी, और काफी सारे पटेल्स यूके, यूएसए और कनाडा जैसे कंट्रीज में शिफ्ट हो गए। अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और इन्हें ठीक से इंग्लिश भी बोलना नहीं आता था, और यूएसए में इन्हें कोई हाई सैलरी वाला जॉब भी नहीं मिल पाता। लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए में इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, फिर भी यूएसए का 50% मोटल बिजनेस आज भी पटेल्स ही चलाते हैं। तो ऐसा क्या किया इन्होंने कि युगांडा में सब कुछ छोड़कर आने के बाद भी ये दोबारा यूएसए में इतने वेल्दी बन गए और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली। वेल्थ अक्यूमुलेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर आज क्या एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के समय पर आपकी इनकम तो रुक जाएगी लेकिन महंगाई नहीं रुकने वाली। या फिर आपके कुछ और भी फाइनेंशियल गोल्स होंगे, जैसे कि घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना, या अपने बच्चों को अच्छी हायर एजुकेशन देना। सो ये सारे गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? सो अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो कमिंग बैक टू पटेल्स, 1973 में जब पटेल्स युगांडा से निकाले जाने के बाद अमेरिका आए, तब ऑयल क्राइसिस चल रहे थे, और ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा होने के कारण लोगों ने ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया था। और ऐसे में मोटल्स, जो कि हाईवे पर लोकेटेड होते हैं जहां पर ट्रैवलर्स ब्रेक लेते हैं, मोटल्स की ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ही कम हो गई थी, और कई सारे मोटल ओनर्स लॉस होने की वजह से अपना बिजनेस बेच रहे थे, जिस पर उन्होंने खुद लोन लिया हुआ था। और ऐसे में बैंक्स मोटल बिजनेस पर 90% तक लोन देने के लिए तैयार थे, और ये मोटल्स काफी सस्ते रेट पर अवेलेबल थे। तब काफी सारे पटेल्स ने अपना थोड़ा बहुत सेविंग्स इन मोटल्स में इन्वेस्ट कर दिया और 90% लोन लेकर इन्हें खरीद लिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा करने के पीछे इनकी क्या थिंकिंग थी। पटेल्स के पास रहने के लिए उस समय पर घर नहीं थे, तो ऐसे में वो इन मोटल्स में रह सकते थे, और उन्हीं के फैमिली मेंबर्स मोटल्स का सारा काम हैंडल करते थे, जिससे कि उन्हें कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ा, और मोटल्स का रनिंग कॉस्ट कम होने के कारण वो बहुत ही सस्ते रेट में रूम्स ऑफर कर पाते थे, जिससे कि मोटल्स का ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ गया। और पटेल्स को ये भी पता था कि ऑयल का प्राइस हमेशा हाई नहीं रहेगा और मोटल बिजनेस हमेशा डाउन नहीं रहेगा। एंड फाइनली जब ऑयल क्राइसिस खत्म हो गए, तब उनका बिजनेस फ्लरिश हो गया, और उनके मोटल का मार्केट वैल्यू भी बढ़ गया, और जो लोन्स उन्होंने लिए थे उन्होंने बैंक को समय से पहले ही रीपे कर दिए। और ऐसा करने में पटेल्स का रिस्क काफी कम था, बिकॉज अगर मोटेल नहीं चलती
तो वो बैंक के साथ निगोशिएट करके लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते थे, और अगर बैंक्स नहीं मानती तो उनका ज्यादा नुकसान नहीं होता, एज उन्होंने सिर्फ 10% का डाउन पेमेंट ही पे किया था। लेकिन अगर ये बिजनेस चल जाता तो दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो हेड्स आई विन बट टेल्स आई डोंट लूज मच। ये सारी बातें मैं आपको मोनिश पाबराई की लिखी बुक द धंधो इन्वेस्टर से बता रहा हूँ। चलिए तो अब हम धंधो फ्रेमवर्क के कुछ जरूरी रूल्स भी समझ लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर मारवाड़ीज और गुजरातीज इन्हीं रूल्स को फॉलो करके वेल्दी बनते हैं। नंबर 1, ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ एग्जिस्टिंग बिजनेस। नया बिजनेस स्टार्ट करने में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और ये तो हम सबको पता है कि बिजनेस को इनोवेट करने का खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है। और ये एक रीजन है कि पटेल्स ने एग्जिस्टिंग मोटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था और टेम्पररी कुछ सेटबैक से गुजर रहा था। लेकिन बिजनेस खरीदने के लिए अच्छे खासे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और रिस्क भी ज्यादा का ही होता है। फिर उस बिजनेस को चलाना भी पड़ता है, या फिर किसी ऐसे इंसान को हायर करना पड़ता है जो उस बिजनेस को चला सके। ऑल्दो पटेल्स के एग्जाम्पल में वो ये कर पाए, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा का सैक्रिफाइस और डेडिकेशन की जरूरत होती है, और हर किसी के लिए ये रिस्क लेना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में जब हम कुछ अमाउंट के स्टॉक्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो हमारे पास उतने अमाउंट का स्टेक होता है बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने रिलायंस कंपनी के स्टॉक्स में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो उसे उतने अमाउंट के स्टॉक्स की हिस्सेदारी मिलती है कंपनी में। बिजनेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होता है और उसे ऑलरेडी कोई और चला रहा होता है, और हमें बिजनेस के ग्रोथ का बेनिफिट भी मिलता है कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड के फॉर्म में। बिजनेस को बेचना इतना आसान नहीं होता, लेकिन स्टॉक्स काफी लिक्विड होते हैं और उन्हें कभी भी बेचा जा सकता है। बिजनेस को खरीदने और बेचने का ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, लेकिन स्टॉक्स के बाय और सेल करने का कॉस्ट काफी रीजनेबल होता है। Number 2, buy a business at big discount to their intrinsic value. Let me explain this with one example. मिस्टर बंसल को अपना आइसक्रीम का बिजनेस बेचना है और मिस्टर मेहता को उनका बिजनेस खरीदना है। सो मिस्टर मेहता कैसे ये अज्यूम करेंगे कि इस बिजनेस में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर है बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू को पता करके। अब ये एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए। मिस्टर बंसल को अपना बिजनेस 50 लाख रुपीस में बेचना है, और पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को देखकर ये पता चलता है कि इस साल ये बिजनेस 10 लाख रुपीस का नेट कैश फ्लो जनरेट करेगा, और इस बिजनेस का कैश फ्लो हर साल 10% से बढ़ रहा है, और अगले 3 सालों तक ये कैश फ्लो 10% से बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद ये कैश फ्लो अगले 3 सालों तक सिर्फ 5% से ही बढ़ेगा, और उसके अगले 3 सालों तक सिर्फ 3% से ही बढ़ेगा। और आज से 10 इयर्स बाद भी इस बिजनेस को इजीली 50 लाख रुपीस में बेचा जा सकता है। अब इसी सेम कैश फ्लो को जनरेट करने के लिए मिस्टर मेहता को आज रिस्क फ्री 8% गवर्नमेंट बॉन्ड में कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे? तो इसका आंसर है 57,84,000 रुपीज, विच मीन्स कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस जितना कैश फ्लो जनरेट करने के लिए ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, विच मीन्स कि ये बिजनेस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से अप्रोक्सीमेटली 15.69% सस्ता है, और इस कैलकुलेशन को हम DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं। नंबर 3, बाय सिंपल बिजनेस विद अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। वॉरेन बफेट जी का एक कोट है, वी सी चेंज एज अ एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सो वी लुक फॉर द एब्सेंस ऑफ चेंज। We don't like to lose money. We look for products that everyone needs. In short, ऐसे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जिन्हें हम इजीली समझ सके और बिजनेस का कैश फ्लो इजीली प्रेडिक्ट किया जा सके। जो बिजनेसेस बहुत तेजी से डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स दूं तो कुछ न्यू एज बिजनेसेस जैसे नेटफ्लिक्स, फेसबुक, जोमैटो, पेटीएम एक्सेट्रा, ये ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें कुछ ही समय में किसी नए आइडिया के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। और गुजरातीज और मारवाड़ीज ऐसे बिजनेस में ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो लंबे समय तक आउट ऑफ फैशन नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल कोक या मैकडॉनल्ड्स। इन्हें लोग सालों से खाते और पीते आ रहे हैं, और इन्हें रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। नंबर 4, फोकस ऑन आर्बिट्राज। मेरे कई सारे गुजराती और मारवाड़ी फ्रेंड्स ना ट्रेडिंग करते हैं। अब मैं यहाँ स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, वो एक जगह से सामान खरीदते हैं जहां वो सामान थोड़ा सस्ता होता है, और दूसरी जगह वो उसे थोड़ा कमीशन कमाकर बेच देते हैं।
वो ना आर्बिट्रेज ऑफ टाइम एंड आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझते हैं। तो इस प्राइस डिफरेंस की वजह से उनका कम रिस्क लेकर ज्यादा का प्रॉफिट होता है और इसे आर्बिट्रेज कहा जाता है। रूल नंबर 5, बाय डिस्ट्रेस्ड बिजनेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्री। वॉरेन बफेट का एक कोट है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। और गुजरातीज और मारवाड़ीज इस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझते हैं। हमारे काफी सारे क्लाइंट्स गुजरातीज और मारवाड़ीज हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि फाइनेंशियल प्लानर की फी पे करके एडवाइस लेने से वो गलती ना करके काफी सारा पैसा सेव कर सकते हैं। बिकॉज शायद गलती करने का कॉस्ट प्लानर की फीस है कहीं गुना ज्यादा होगा। वो आई नो इट ऑल एटीट्यूड, यानी मुझे सब पता है, ऐसा नहीं सोचते और प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, जिससे कि वो मिस्टेक्स अवॉइड करके वेल्थ क्रिएट करते हैं। सो अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हमारे हर संडे और थर्सडे वाले वीडियो से आपका फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगा और आप फाइनेंशियली स्मार्ट बन पाओगे। इस बुक को ऑथर ने काफी डिटेल में लिखा है और सारी बातें 10 मिनट्स के इस वीडियो में बताना इज लिटिल डिफिकल्ट। सो हो सके तो इस बुक को पढ़िएगा जरूर। और आपका कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत